हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के सैन्य व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि यह सैन्य व्यवस्था प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। जो कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में किस प्रकार से सैन्य व्यवस्था थी, तो इसके बारे में इस वीडियो में हमने अच्छी तरह से विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो भारत का सैन्य इतिहास, जो कि सेना का उल्लेख वेदों, रामायण तथा महाभारत से ही मिलता आ रहा है। जो कि महाभारत में सर्वप्रथम सेना की इकाई अक्षौहिणी उल्लिखित है। प्रत्येक अक्षौहिणी सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ आदि की संख्या निश्चित होती थी। इसके बाद देखते हैं प्राचीन काल में भारतीय सैन्य व्यवस्था के बारे में, जो कि प्राचीन काल में ही भारत में सुप्रशिक्षित, सुसंगठित तथा युद्ध कला में निपुण सेना थी। इसके उल्लेख महाकाव्य, अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, जैन व बौद्ध ग्रंथों, यूनानी ग्रंथों, अभिलेखों जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख इत्यादि में मिलते हैं। इसके बाद वैदिक काल में सेना के 3 अंग होते थे, जो कि पदाति यानी कि पैदल यात्रा, रथ एवं अश्व। महाकाव्य काल में और मौर्य काल में चतुर्गिनी सेना का आरंभिक तथा विकसित रूप से देखने का मिलता था, जो कि गुप्त काल तक आते आते राज्य की सुसंगठित या संगठित सेना का स्थान सामंती सेना में ले लिया गया। परंतु सेना का संगठन प्रायः मौर्यकालीन ही रहा। केवल पदों के नामों में परिवर्तन आया तथा सेना गुप्त काल में भी सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थी, जो कि अश्व सेना भी युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। परंतु सिथियन लोगों की सजग एवं चपल अश्व सेना का प्रभाव कम दिखाई देता है। हस्ती सेना का प्रयोग भी गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में होता था, जो कि हेवेन सांग ने भी इसका प्रमाण दिया है। इसके बाद मध्यकाल में भारतीय सैन्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं, जो कि प्रारंभिक मध्यकाल में सैन्य प्रणाली प्राचीन पद्धति पर ही संगठित थी। तुर्कों के आक्रमण के समय भारतीय सेना की कमजोरी एवं पिछड़ापन स्पष्ट दिखाई दिया। भारतीय की अपेक्षा तुर्कों के पास श्रेष्ठ घुड़सवार सेना, कुशल व योजनाबद्ध युद्ध कला, श्रेष्ठ हथियार तथा आयुध सामग्री, साथ ही सैनिकों में लड़ने की उच्चतर प्रवृत्ति आदि उत्कृष्ट पक्ष सिद्ध हुआ। इसके बाद सल्तनत काल में सेना एक इक्तदारी प्रथा पर संगठित हुई। सेना के 2 विभाग थे, आरिजे ममालिक और नायब आरिजे ममालिक, जो कि अब बलबन ने सर्वप्रथम इन विभागों की स्थापना की। अलाउद्दीन की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण यह विभाग ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। आधुनिक सैन्य विभाग की तरह सेवा नामावली, टुकड़ियों का चयन, प्रशिक्षण, अनुशासन, पदोन्नति, आपूर्ति संग्रह, युद्ध के विनाश का संग्रह, घोड़ों की नस्लों की सूचना, हाथियों का प्रबंध तथा सामान्य प्रबंध, शासन के कर्तव्य इत्यादि कार्य ये विभाग करते थे। सेना दशमलव प्रणाली के आधार पर विभाजित थी। सल्तनत काल की सेना 4 टुकड़ियों में विभाजित थी।
नियमित व अस्थायी सेना, प्रांतीय सेना, विशेष सैनिक टुकड़ी तथा स्वयंसेवी अथवा स्वैच्छिक सैनिक टुकड़ी। इसके बाद मध्यकाल में मुगल सेना सबसे बड़ी सेना थी, जो वास्तव में मनसबदारों की सेना थी। सैनिकों की भर्ती, नियुक्ति, वेतन संबंधी, सुरक्षा संबंधी हुलिया लिखना, अनुपस्थिति, युद्ध पद्धति का चयन, रणनीति की तैयारी, सेना का विभाजन, नियुक्ति, नेतृत्व का चयन करना इत्यादि कार्य मीर बख्शी करता था। मुगल सेना एकल संगठनात्मक नहीं थी। सामंत व मनसबदार अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ लड़ते थे, जिनके सैनिक अपने मनसबदारों के प्रति अपेक्षाकृत ज़्यादा वफादार थे। इसके बाद आधुनिक काल में भारतीय सैन्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं, जो कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक दिनों में ही एक ऐसी प्रतिभावना सेना अस्तित्व में आ गई थी जो भारत की खैबर दर्रे से कन्याकुमारी तक सुरक्षा करती थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, परंतु भारतीय शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर यह शासक बन गई। 1693 ईस्वी में कंपनी की सेना में प्रथम बार ब्रिटिश के अलावा देसी सैनिकों की भर्ती की गई। क्लाइव के अकार्ट व प्लासी के युद्धों में सफलता में भारतीय सैनिक, जो कि मद्रासी, बंगाली, मराठा, राजपूत इत्यादि थे, तो ये भी बराबर के हकदार थे। इसके बाद सेना का संगठन तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में किया गया था, जिसमें 1770 ईस्वी में 7,000 यूरोपीय तथा 30,000 भारतीय सैनिक थे। 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सेना में 38,000 यूरोपीय, 276 युद्ध राफेल समेत तथा 3,48,000 देसी टुकड़ियों 248 राइफलों के साथ सम्मिलित थी। परंतु इसके बाद ब्रिटिश सैन्य नीति में परिवर्तन आया और सेना में ब्रिटिश या यूरोपीय एवं देसी की सैनिकों का अनुपात बंगाल में 2.1, मद्रास व मुंबई में 3:1 का हो गया। इसके बाद 1889 ईस्वी में इम्पीरियल सर्विस ट्रप्स की वृद्धि हुई, जिसमें विभिन्न 25 देसी राज्यों से लगभग 25,000 घुड़सवार पैदल ट्रांसपोर्ट सैनिकों की भर्ती हुई। ये सैनिक विदेशी अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। इन पलटनों ने देसी राजाओं के अधीन हजरा, गिलगित, हौजा, नायर, चित्राल, तिरा आदि जगहों पर अच्छी सेवाएं प्रदान की। इन इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स के अतिरिक्त देसी राज्यों में ब्रिटिश सरकार के साथ ही की गई थी, जो कि संधियों का पालन, राज समारोह, पुलिस वर्ग तथा अन्य सेवाओं के लिए देसी राज्यों की नियमित व अनियमित पलटन की भर्ती की गई। नियमित पलटन को प्रशिक्षण व हथियार भी बेहतर दिए गए थे। इसके बाद हालांकि भारत में देसी राज्य पश्चिमी रणनीति तथा पश्चिमी युद्ध पद्धति अपनाने लग गए थे। यद्यपि इन्होंने सेना के प्रशिक्षण के लिए विदेशियों की नियुक्ति की, परंतु इन प्रशिक्षकों की कुशलता अच्छी नहीं थी। अंग्रेज अधिकारी उन्हें अनुशासन, अभ्यास और शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाते थे, परंतु उन्हें अंग्रेजी रणनीतियों और युद्ध पद्धति नहीं सिखाया जाता था। अतः भारतीय अंग्रेजी युद्ध कला से अनभिज्ञ भी बन गए। भारतीय सेना की सबसे
बड़ी कमजोरी उनको आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी ना होना था। इसलिए उनके हथियार सम्यक रूप से उन्नत एवं समय अनुकूल नहीं थे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने भारत की सैन्यवाद के बारे में जानने का प्रयास किए। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर इस PDF को पाना चाहते हो तो आप दिए गए इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और हम इस PDF को अपने टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।